नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मॉन्स्टर क्लासेस। तो क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। यह इस चैप्टर की सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ के मेटल्स के जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी सीरीज भी मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में आपको अटैच्ड मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं पहला पार्ट। इस पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट में, हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से रिएक्ट करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्मेशन होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मूव करते हैं, जान लेते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी ना, वो जस्ट मोर और लेस ऑपोजिट होगी इन टर्म्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसकी जस्ट ऑपोजिट ही होती है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, है ना। तो नॉन मेटल्स जनरली क्या है, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नीदर मैलिएबल नॉट डक्टाइल। ये तो आपने बचपन में जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि नॉन मेटल्स जैसे कि मान लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। सल्फर, है ना, गैसेस है। तो ये क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? नहीं, बिल्कुल ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। ठीक है, जितने भी आपके पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है, जब मैं पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक। तो पी ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट है, ग्रुप 3 से लेकर जो ग्रुप 8 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि नोबल गैस वाले, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ये बहुत रिएक्टिव, कुछ हद तक कुछ रिएक्टिव्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो रिएक्टिव नहीं होते। और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जरूर है। ठीक है, मैलिएबल एंड डक्टाइल ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है नॉन मेटल्स की। सॉलिड बहुत कम ही ऐसे नॉन मेटल्स होंगे जो सॉलिड होंगे, है ना। वो सब एक्सेप्शन केस भी हम लोग देखेंगे। तो नॉन मेटल्स के एग्जांपल जैसे है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियोन, आर्गन। तो जितने भी ऑक्सीजन फैमिली के हैं, हैलोजन फैमिलीज के हैं, नोबल गैसेस है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स which forms negative ions by gaining an electrons। ठीक है, नॉन मेटल जो है वो वैसे एलिमेंट है जो नेगेटिव आयंस बनाते हैं। नेगेटिव आयंस मींस एनायंस बनाते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनायंस कैसे बनाएंगे, तो जैसे क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो बना देगा क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, क्लोराइड आयंस। तो एक एनायन है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन मेटल्स क्या थे, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंसेस है। पहले के टाइम पे ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस, लेकिन आज डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चंस आपको दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले है हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, रादर दे आर जनरली सॉफ्ट। तो मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स है वो हार्ड नहीं, वो मेनली गैसियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस है। जैसे कि डायमंड, डायमंड एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल किसका है, वो कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का दो एलोट्रोप्स है, एक है डायमंड एंड दूसरा है डायमंड एंड दूसरा है ग्रेफाइट। ठीक है, जिससे आपकी पेंसिल की लेड बनती है ना। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है वो ऐसे कार्बन के एलोट्रोप्स है, ऐसे नॉन मेटल्स है जो कि सॉलिड है। और आपको पता है कि डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है।
हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट ही होता है जनरली। फिर स्टेट क्या है, तो नॉन मेटल्स में बी सॉलिड लिक्विड गैसेस, तो सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा डायमंड ग्राफाइट, ये क्या है, सॉलिड है। गैसेस तो आपको पता ही है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस है। लिक्विड कौन सा है, तो एक ऐसा भी लिक्विड, ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा केमिकल एलिमेंट है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसका कलर जो होता है रेड इन कलर होता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जनरली मोर और लेस गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर लस्टर, नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस, नॉन मेटल्स का जनरली लस्टर नहीं होता, लेकिन ऑलवेज केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, जैसे डायमंड एंड आयोडीन, तो ये दोनों ही नॉन मेटल्स है जिनका लस्टर होता है, जिनके पास शाइन होता है, खुद की शाइन होती है, और पता ही है सबसे ज्यादा चमकदार क्या है, तो डायमंड है, सबसे ज्यादा शाइन करता है। फिर चौथा है सोनोरिटी, कि नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हिट, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन नहीं है, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द जो नॉन मेटल्स है वो उसको हिट करने पे कोई भी साउंड नहीं आता, क्योंकि आपको साउंड लाने के लिए ऑब्वियस मोर और लेस आपको वो जो एलिमेंट होगा वो हार्ड होना चाहिए, है ना, हार्ड सॉलिड होना चाहिए। तो नॉन मेटल्स ऐसे होते नहीं है मेनली, तो इसीलिए सोनोरस नहीं होते, बिल्कुल भी सोनोरस नहीं होते, और बहुत कम लश्चरस भी होते हैं। फिर कंडक्शन, तो ना ही ये गुड कंडक्ट, ये क्या है, एक नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही है, ये ना अच्छे हीट कंडक्ट करते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बहुत ज्यादा इंसुलेटर के काम में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ग्राफाइट विच इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज एन एक्सेप्शन, पर एक्सेप्शन है। ग्राफाइट जैसे मैंने बताया, एक कार्बन का दूसरा एलोट्रोप है, पहला तो डायमंड है, तो ग्राफाइट जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, तो ये एक्सेप्शन है। फिर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स है वो एक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है, मतलब वो बहुत आसानी से टूट सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से टूट सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसीलिए अगर हम लोग उसको मारेंगे हैमर के थ्रू, या उसको वायर के शेप में लाएंगे या थिन शीट्स के शेप में लाएंगे, तो वो टूट जाएगा, पाउडर बन जाएगा, तो इसीलिए मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी नहीं शो होती है। फिर मेल्टिंग एंड लो एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत लो होती है इन कंपैरिजन टू मेटल्स, इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। फिर डेंसिटी भी इनकी क्या होगी, ऑलवेज डेंसिटी भी, मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स है उनकी डेंसिटी भी लो होती है। अब कलर जो है वो वैरी कर सकता है, कुछ कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स है जिनका कोई कलर नहीं होता है, बहुत, जैसा ब्रोमीन है उसका कलर है रेड कलर की है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं है, नाइट्रोजन कोई कलर है नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका कोई कलर नहीं होता, और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनका कलर है, जैसे आयोडीन का भी कलर है ना, तो कुछ का कलर है नहीं है। तो ये बेसिकली कुल मिला के हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स के, कुछ आपको जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे और कुछ मैंने एक्सेप्शन जो थे वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो पहला जो है, नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, जिस तरह से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, उसी तरह से नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन, जब कार्बन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन को जब हम लोग ट्रीट कराते हैं ऑक्सीजन में, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ में इसमें हीट भी बहुत ज्यादा इवॉल्व होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है क्या हो गया, ये जिसमें हीट बाहर आ रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है हीट का, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये क्या हुआ, व्हेन कार्बन इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, और साथ ही साथ में हीट होगा। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन को अगर हम लोग बर्न करते हैं इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देना पड़ेगा, लेकिन अगर
इनसफिशिएंट या लिमिटेड अमाउंट में हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या फॉर्मेशन होगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए या अदर लिविंग क्रिएचर्स के लिए भी। तो जब कार्बन को हम लोग ट्रीट कराते हैं या बर्न कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, limited amount of oxygen, then it gets converted to carbon monoxide and heat is generated। जैसे कि बहुत लोग जब सिगरेट पीते हैं या और भी किसी भी तंबाकू का सेवन करते हैं तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और वो जो भी पर्सन पी रहा है या पी रही है वो इनहेल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और धीरे धीरे उनका लंग्स डैमेज होता है। फिर जो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी होती है हेमोग्लोबिन की वो भी डिक्रीज होती है, बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस शुरू हो जाती है, तो ये बहुत ज्यादा फेटल होने लगता है। ठीक है, तो इनसफिशिएंट सप्लाई में वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्वियसली वो भी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज मच मोर फेटल देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर सल्फर गिव्स, सल्फर कैसे देता है, तो सल्फर गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी एक नॉन मेटल है, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तो वो क्या बना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ठीक है, तो सल्फर को जब ये भी ट्रीटमेंट कराया जाता है तो इसमें फायर आता है, और एक बहुत ही पंजेंट रॉटन एग लाइक स्मेल भी आती है जब सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है कहीं पे, तो बहुत सड़ी हुई बदबू एक क्रिएट होती है। ठीक है, फिर व्हेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, जब हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, वाटर बन जाता है ना, वाटर। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो जैसे हम लोग पढ़े थे प्रीवियस पार्ट में कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है ना। मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड जैसे MgO, ये क्या होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, जब इनको हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो, और उस समय हम लोग उसको लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो शो करता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाने से क्या होगा, वो जितने भी वाटर बॉडीज है उसमें डिसॉल्व होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा, अल्टीमेटली कार्बोनिक एसिड बनेगा, है ना। तो ये धीरे धीरे लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ओशंस क्या हो रहा है, उनमें एसिड लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स, एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स। एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स या रिवर बॉडीज या कोई भी एक्वाटिक बॉडीज में जब हम लोग बहुत अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर देंगे पानी के अंदर, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, एसिडिफिकेशन होगा, और एसिडिफिकेशन होगा तो जो भी एक्वाटिक फ्लोरा फौना है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होने लगेगा और उनकी बायोडाइवर्सिटी नष्ट होने लग जाएगी। तो ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है नेचर के लिए। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है, ये एसिड कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। सिमिलरली जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फरस एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सल्फरस एसिड। आपने पढ़ा होगा एसिड रेन के बारे में जूनियर क्लासेस में, जब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, मेनली ये दो गैसेस के कारण एसिड रेन होती है। तो वो जब रेन वाटर होता है, रेन वाटर जब गिरता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है दोनों मिल जाते हैं पानी में, और क्या चीज फॉर्मेशन करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या H2SO3 सल्फरस एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके HNO3 जैसे नाइट्रिक एसिड बना लेता है। तो ये सब क्या होता है, ये इसी को कहते हैं एसिड रेन। तो ये भी जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे पूरे इकोसिस्टम, पूरे अर्थ के लिए। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद वाटर गिव्स सल्फरस एसिड,
और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग फिर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तब जाके बनता है H2SO4। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है, जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में ट्रीट करेंगे तो हमारा क्या बनता है, सल्फरस एसिड H2SO3। ठीक है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो वो बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब H2O में डिसॉल्व होता है तब बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सल्फरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, सल्फरस एसिड कैसे बनता है। साथ ही साथ में इसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं इकोसिस्टम पे वो भी आपको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। एसिडिफिकेशन क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है मेनली, तो आपको आसानी हो जाएगी बहुत सारी चीजों को कोरिलेट करने में। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। तो नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ में कैसे किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स गिव रेस्पेक्टिव क्लोराइड व्हेन दे रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। तो जैसे कि नॉन मेटल्स क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल क्लोराइड बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस व्हाट, क्लोरीन गैस से रिएक्ट किया तो HCl बना। क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी एसिड, तो ये भी क्या कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। नॉन मेटल क्लोराइड जो है वो भी एसिडिक ही है। फिर फॉस्फोरस जब है P4, ठीक है, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस बहुत सारे होते हैं, तो ये जब क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करता है, क्लोरीन गैस के साथ में, तो क्या बनाता है PCl3, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो जब नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है, क्लोरीन गैस के साथ में, नॉन तो नॉन मेटल क्लोराइड ही बनाएगा। ठीक, फिर तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ में तो वो क्या बनाता है। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये सब टॉपिक्स उतने डिटेल में नहीं दिया है, फिर भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं ऐसे टॉपिक्स, तो आपको पढ़ना जरूरी है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स रिएक्टिव with hydrogen to form a covalent hydrates, जैसे कि सल्फर को when sulfur combines with hydrogen, तो सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये क्या बना, कोवेलेंट हाइड्राइड बना। सिमिलरली जब नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन वाटर सॉरी हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ बनाता है तो क्या बनाता है, एमोनिया बनता है ना। एमोनिया, इसको या फिर हम लोग हाइड्राइड एमोनिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरह से होता है, जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएगा, रेस्पेक्टिव हाइड्राइड मेनली बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, एमोनिया हो गया। इस तरह से एटलीस्ट दो दो इक्वेशंस आपको, अगर आपको ये सम आता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो हम लोग ने पढ़ लिया कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में किस तरह से रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ में कैसे करता है, और हाइड्रोजन के साथ में किस तरह से नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हम लोग ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और उसमें क्या लिबरेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शंस होता है जब अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो बहुत ज्यादा विगरस और फास्ट रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। लेकिन नॉन मेटल जो है वाटर, ना ही स्टीम, ना कोल्ड वाटर, ना हॉट वाटर, ना स्टीम, ये रिएक्ट जनरली नहीं करते। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड आल्सो। ठीक है, तो वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं शो करते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज थे। अब हम लोग एक लास्ट मेन जो पार्ट पढ़ेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जब मेटल
और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है वो भी हम लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनी मेटल्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। तो जब मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है तो मेनली एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम है आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स। ठीक है, अब उसमें उससे पहले आयनिक कंपाउंड्स को समझने से पहले आयनिक कंपाउंड्स में क्या छुपा है, आयंस। तो आयंस क्या होते हैं वो समझ लीजिए। तो आयंस जनरली होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम आर नोन एज आयंस। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आयंस, जैसे आपने बहुत पहले, मैं बहुत बार बोल चुका, जैसे क्लोराइड आयन या फिर Ca2+ आयन या फिर Na+ आयंस या O2- आयंस। तो ये सब क्या है, ये सब आयंस है। अब इनके चार्जेस माइनस चार्जेस भी हैं और प्लस चार्जेस भी है। तो ये माइनस चार्ज क्या डिनोट करते हैं और प्लस चार्ज क्या डिनोट करते हैं और कैसे बनते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो आयंस आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी आयंस हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, तो एटम्स फॉर्म्स आयंस ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। अब हम लोग पॉजिटिव आयन के बारे में समझेंगे। तो पॉजिटिव आयन या फिर इसको कैटायन भी बोला जाता है, कैटायंस। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस किस तरह से बनते हैं या कैटायंस किस तरह से बनते हैं, जैसे कि कैटायंस जैसे मान लेते हैं Ca2+ या Na+ या Mg2+, Al3+, ये सब क्या है, ये सब हमारे कैटायंस है, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस। तो वो कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। A positive ion is formed because of the loss of electron by an atom. तो पॉजिटिव आयन या कैटायन बनते हैं विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे कि सोडियम फॉर्म्स सोडियम आयंस बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। Because of loss of one electron, one positive charge comes over sodium. अब इसको हम लोग समझते हैं। तो सोडियम 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 का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, एटॉमिक नंबर इज 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये जो होगा के शेल में होगा, ये एल शेल में और ये एम शेल में होगा। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा के एल एम सेल्स। ठीक है, तो 281, तो सोडियम का हुआ 281। तो उसके वैलेंस शेल में कितने हैं, तो वैलेंस शेल में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम लोग इस तरह से प्लम प्लूडिंग मॉडल में अगर बनाए तो ये के शेल था, ये एल शेल है और ये एम शेल है। ठीक है, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, ठीक है, तो एल शेल में 8 है और एम शेल में जो है आउटर मोस्ट शेल में, तो सोडियम के लिए जो आउटर मोस्ट शेल है वो एम शेल है और उसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो वैलेंस, इसको क्या बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1 है। ठीक है, और आपको पता है कि ऑक्टेट ये जो है बहुत अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए सब कोई चाहता है कि वो अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सोडियम को, या तो उसके पास दो चॉइसेस है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे या फिर उसको और 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। तो इन दोनों में से सबसे इजी क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना या एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। सबसे आसान जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। ठीक है, तो इसीलिए सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और बना देता है क्या, सोडियम प्लस आयंस, सोडियम आयंस। ठीक है, तो सोडियम प्लस आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर गया तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 10 हो गया। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 8, जो कि ऑक्टेट स्ट्रक्चर है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है और ये जो था ये अनस्टेबल था।
और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अब आप लोग बोलिए कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ फिर पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज कम हो गया मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, है ना। इसीलिए हम लोग Na+ देते हैं कैटायंस में, पॉजिटिव आयंस में हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं, जैसे Na+। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो फिर मैं दूसरे एग्जांपल से भी आपको ट्राई करता हूँ, जैसे कि मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, मैग्नीशियम का है 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 8 2। तो अगर हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल जैसा बनाएंगे तो K L M, ठीक है। तो इसमें दो है, फिर इसमें 8 है ना। 8 हो गया, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने हैं, तो वैलेंस सेल में कितने हैं मैग्नीशियम के लिए, तो आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 2। तो ऑक्टेट स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर के तरफ में बढ़ उसको आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पास दो ऑप्शन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का वो दान कर दे, या फिर उसको और 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए गेन करे, ताकि वो स्टेबल स्ट्रक्चर बना ले, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दान करना आसान है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स दान करना, लॉस करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देगा और बना देगा क्या, मैग्नीशियम आयंस, Mg2+ आयंस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा Mg2+ का, तो 2 8, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो लॉस कर दिए। अब ये ऑक्टेट स्ट्रक्चर है तो ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों तरफ जो है इस वो बैलेंस हो गया, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स 12 है, इधर भी 12 है, ये 2 + 8 10, और प्लस ये दो वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दोनों साइड में बराबर है, तो इस तरह से बनते हैं पॉजिटिव आयंस या कैटायंस। तो ये था मैंने बताया सोडियम के लिए और मैग्नीशियम के लिए। इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट का, पॉजिटिव एलिमेंट्स का बना सकते हैं, नॉन मेटल्स का बना सकते हैं, जैसे आप पोटेशियम का बना सकते हैं, या फिर कैल्शियम का बना सकते हैं, तो आपको एल्यूमिनियम का कर सकते हैं। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम लोग समझते हैं नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं, तो नेगेटिव आयंस को मेनली कहा जाता है एनायंस। नेगेटिव आयंस को कहते हैं एनायंस, जैसे कि हो गया आपका O2-, है ना, O2-, या N3-, ठीक है, ऑक्सीजन O2-, N3-, या फ्लोरीन -1, या माइनस भी लिखने से चलेगा, क्लोरीन -1। ठीक है, तो ये सब जो हो गया हमारे एनायंस है। तो एनायंस कैसे बनते हैं या नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाते हैं। A negative ion is formed because of the gain of an electron. तो आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन बनते हैं। तो जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो 2 8 और 7, ठीक है। तो 2 8 7। तो ऑक्टेट स्ट्रक्चर तो नहीं है, ऑक्टेट स्ट्रक्चर पाने के लिए उसको और एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को उसको लॉस करना पड़ेगा। तो इसके पास भी दो चॉइसेस है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन का वो दान कर दे। तो क्लोरीन इतना दानवीर नहीं है, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसके लिए आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और बना देगा क्या, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो क्लोराइड आयन बनाएगा, और क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 8, ठीक है। तो दोनों तरफ देखेंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा, इधर भी 18 और इधर भी 18 हो जाएगा। तो क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सेम। सिमिलरली ऑक्सीजन भी उसी तरह से है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन का भी आप कर सकते हैं,
ठीक है, जैसे उसका होता है 8, एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 6, ठीक है, 2 6, और ये तो उसको क्या चाहिए ऑक्टेट के लिए दो ऑप्शन है उसके पास कि 2 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर ले या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर जाए, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाए तो वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया और वो ऑक्साइड आयन बना लिया, ठीक है, तो दिस इज ऑक्साइड आयन या एनायन को बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का एनायन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8, ठीक है, 2,8, तो दोनों तरफ देखेंगे तो 10-10 हो जाएंगे, तो इस तरफ से नेगेटिव आयन या एनायन बनते हैं। तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस किस तरह से बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे आयंस के बारे में, आपको समझ आ गया। अब आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं वो हम लोग समझेंगे। तो आयनिक बॉन्ड्स, तो जो आयनिक कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को मेनली आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। तो जेम्स बॉन्ड से कंफ्यूज मत कीजिए, आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ अ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द, और कैसे बनते हैं आयनिक बॉन्ड, तो ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल्स, क्योंकि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटायन बनाते हैं, बट नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, मेटल के पास ज्यादा होते हैं तो वो दान कर देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है हमारा व्हाट आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड किसके बीच में बनता है, तो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है, जिसमें मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और नॉन मेटल जो है वही इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक टाइप का कह सकते हैं क्या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल्स। In this course, metal get positive charge because of the transfer of electrons, and the non-metals get the negative charge because of the acceptance of the electrons. ठीक है, anion cation समझ आ गया। Bond formed between the positive ion and the negative ion is called the ionic bond. और यही जो bond है between the positive ion, cation and the anion, इसी को बोलते हैं ionic bond. ठीक है। Since a compound is electrically neutral, so to form an ionic compound, negative and positive charge, both ions must be combined. ठीक है, अब जो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब कैसे न्यूट्रल होते हैं, अब वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि ये देख लीजिए सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो सोडियम एक मेटल है, तो वो क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास 1 है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन वो दान कर देगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को वो दान कर देगा और बना देगा क्या सोडियम एटम, सोडियम कैटायन बना देगा, है ना। तो ये सोडियम कैटायन बना देगा एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। सिमिलरली क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या है 7 है, तो वो क्या करेगा उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो वो जो सोडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देगा। तो यही ट्रांसफर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल्स, इसी को कहते हैं आयनिक आयनिक कंपाउंड। और इसी तरह से हमारा आयनिक कंपाउंड का फॉर्म होता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम प्लस कैटायन बनाया, और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बना लिया, ठीक है। तो क्लोराइड आयन बनाया, तो सोडियम और क्लोराइड ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होगा, क्यों, क्योंकि सोडियम का तो प्लस चार्ज है और क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस क्या होगा 0। तो आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली साथ ही साथ में वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, उनपे कोई चार्ज नहीं होता। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनपे कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड के लिए। आप इसी तरह से आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम
मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 8 2, ठीक है। तो मैग्नीशियम के पास है 2, और मैग्नीशियम क्लोराइड, तो 2 क्लोराइड क्लोरीन एटम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के पास कितने हैं, तो 7 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 7 है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये क्या फिर बन जाएगा Mg2+, और ये बना देगा व्हाट, Cl2-। तो 2+ और 2-, ये क्या बन जाएगा, +2 -2 क्या बनेगा, 0। तो इलेक्ट्रिकली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो MgCl2 आप बना सकता है। इसी तरह से आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका आप आयनिक बना सकते हैं। इस जो सोडियम क्लोराइड, ये जो प्रोसेस हुआ, इस जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर या क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लीविस डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कैटायन कैसे बनते हैं, एनायन कैसे बनते हैं, वो प्रोसेस दिखाएंगे। फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है फ्रॉम द मेटल्स टू द नॉन मेटल्स, इसको शो करेंगे। फिर आपको जितने भी मार्क्स होंगे उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का मैंने बता दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड भी बता दिया। आप उसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड का कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये होपफुली आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं वो समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि NaCl, नमक जो हम लोग कॉमन सॉल्ट घरों में यूज करते हैं जनरली, वो क्या होता है, सॉलिड होता है ना, वो थोड़ी कोर्स होती है, सॉलिड होती है, या कोई भी ले लीजिए, वो आपको सॉलिड ही मिलेगा। आयनिक कंपाउंड्स हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ व्हिच आयंस अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली, दिस मेक्स आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड। तो आयनिक कंपाउंड जो तो सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है बिटवीन द कैटायंस एंड द एनायंस, वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो वो अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो अट्रैक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, तो इसीलिए वो सॉलिड होता है, ठीक है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जो है उसमें मैलिएबिलिटी या डक्टिलिटी वाला कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। Ionic compounds have high melting and boiling point because force of attraction between the ions of ionic compound is very strong. मैंने पहले ही बताया कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, है ना। तो उसमें बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, साथ ही साथ में उसमें उसको ब्रेक करने के लिए जो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड जनरली डिसॉल्व इन वाटर। मोस्ट ऑफ द, जैसे कि नमक ले लीजिए NaCl, उसको अगर हम लोग पानी में घोलेंगे तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड जो है वो जनरली इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, इन सब में जो होता है आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व नहीं करते ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। फिर आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, तो वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, है ना। एक सर्किट या एक पाथ वे में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होना, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मेनली होता है फ्लो। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, सॉलिड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है सॉलिड एटम में, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूवेबल ही नहीं है, तो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे। तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो अपने मोल्टेन स्टेट में, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ठीक है। मोल्टेन मतलब वो
लिक्विड और सॉलिड के बीच वाला जो फेस होता है उसी को सेमी लिक्विड बोल सकते हैं या सेमी सॉलिड। उस फेस में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। या फिर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व कर देते हैं देन आल्सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप नमक वाले पानी में एग्जांपल ले लीजिए, नमक वाला NaCl प्लस H2O, ये वाला जो सॉल्यूशन, इससे अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NaCl जो है वो H2O में डिसॉल्व हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, Na प्लस एन क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सोडियम क्लोराइड को, वो फ्रीली मूवेबल हो जाएंगे, उनको स्पेस मिल जाएगा मूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पाएंगे तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे आयनिक कंपाउंड्स के। होपफुली आपको इस पार्ट में, इस वीडियो के पार्ट में बहुत कुछ समझने मिला होगा। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, कैटायंस, एनायंस, सब के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट जो आएगा रिसेंट बहुत जल्दी आ जाएगा, उसमें हम लोग जो बाकी के चैप्टर्स हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उस पार्ट को भी बहुत अच्छे से जरूर देखिएगा। और अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।